हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। और जिसे एफए पसंद नहीं आ रहे हैं वो बिना किसी हेटेड कमेंट के यहाँ से जा सकते हैं। तो चलिए, ऑल द ट्रबल्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन चेंग और विंग को होश आ चुका था और वो उठते ही लैन वांगजी और लैन सिचेन दोनों पे ही चिल्लाने भी लगे थे। और चिल्लाते भी क्यों नहीं यार, जिनको किडनैप करना था उनका खुद ही किडनैप, मतलब उन्होंने किडनैप कर लिया था उनका जिन्होंने किडनैप करना था। वो बेचारे तो इस वक्त पूरी तरीके से शॉक्ड में थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, सामने जो उनके किडनैपर्स हैं उन्हें चिल्लाना भी ज़रूरी था। अब जैन चैंग भी धीरे धीरे होश में आने लगा था विंग के चिल्लाने की वजह से। और जैसे ही उसने खुद के हाथ मुंह पांव बंधे हुए देखे ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब तड़पने लगा था अपने आप को छुड़ाने के लिए। जब उसको मतलब इतना छटपटाते हुए देखा तो तभी जियोजिन ने उसे भी खोल दिया। और अब जैन चैंग की बारी थी। जैन चैंग भी विंग से कम तो नहीं था, कहीं ना कहीं विंग से वो ज़्यादा ही था, इसलिए वो भी ज़बरदस्त तरीके से चिल्लाने लगा था। इधर का हाल बहुत ज़्यादा भयानक है, तो हम चलते हैं उस साइड जिस साइड अभी शादी का माहौल है। वहाँ पे जिन जिशन जा चुका था अपने कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि रिवाजों के हिसाब से सफ़ेद जो उनकी मतलब कॉस्ट्यूम है हल्का पीले कलर का, उसको वो नहीं पहन सकते हैं शादी में, इसलिए उसे रेड पहनना था। उसने तो साफ मना कर दिया था जियोजिन के ड्रेस को पहनने के लिए। तो उसके पिता ने डायरेक्टली बोल दिया था कि अगर तू दुल्हन उसकी ले के जा रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसके ड्रेस पहनने में। और उसने भी इस बात पे एग्री किया, क्योंकि शादी भैया उसको करनी थी, किसी भी हाल में करनी थी। यानली सिर्फ उसी की होनी चाहिए थी, ये बात उसके माइंड में एकदम क्लियर थी, इसलिए वो ये सब कुछ करने के लिए भी तैयार था। यानी कि जियोजुन के मतलब जो कपड़े थे उन्हें पहनने के लिए भी तैयार था। वो जब तक कपड़े बदल रहा था तब तक इस हॉल में एक और सीन क्रिएट हो चुका था। म्यान म्यान जो वहाँ पे बैठी थी अपने आप को बहुत शांत करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वैन किंग थी जो मतलब ये सुनने के बाद कि लान वांगजी भाग गया है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि एटलीस्ट उसको अब अपने तलवार का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि अगले ही मोमेंट पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। म्यान म्यान जो अपने आप को अभी तक शांत किए हुए थी, वो उम्मीद में थी कि शायद मेरे भाई की जितनी ही हिम्मत मेरे मतलब मेरी गर्लफ्रेंड पे भी आ जाए, मेरे लवर पे भी आ जाए और वो भी सबके सामने मुझे प्रपोज कर दे। बट ऐसा होने वाला नहीं था। म्यान म्यान जो सोच रही थी शायद ऐसा कभी होगा, क्योंकि वैन किंग ने अभी तक ये सोचा नहीं था कि वो सबके सामने म्यान म्यान को प्रपोज करेगी। तो म्यान म्यान का सफ़र का जो बाँध था ना, वो टूट चुका था। अपनी जगह से उठते हुए वो भी हॉल के बीच सेंटर में आते हुए अपने पिताजी को बो डाउन करते हुए उनसे बोलती है, पिताजी मुझे भी आपसे कुछ बोलना है। तो तभी क्लैन लीडर जिन अब म्यान म्यान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अब तुम्हें क्या बोलना है। तो म्यान म्यान आंसर करते हुए बोलती है, पिताजी मुझे भी शादी करनी है। तो इस बात पे क्लैन लीडर जिन हंसते हुए बोलते हैं, बेटा शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारे हस्बैंड को भी किडनैप कर लिया गया है, तो तुम किसके साथ शादी करने वाली हो। अपना सेंटेंस कंप्लीट करते करते क्लैन लीडर जिन के दिमाग में कुछ आता है और वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद कुछ सेकंड तक रुकते हैं और डायरेक्टली बोलते हैं, अब तुम ये मत बोल देना कि तुम्हें किसी और से शादी करनी है। जैसे ही क्लैन लीडर जिन के मुंह से ये सेंटेंस निकला था तो म्यान म्यान अपने सर को झुका लेती है, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा था कि मतलब जो उसके पिता बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो सच भी है। कुछ देर के बाद एक कंप्लीट साइलेंस के बाद म्यान म्यान अपनी चुप्पी तोड़ती है और बोलती है, हाँ पिताजी मुझे किसी और से शादी करनी है। मुझे पहले से ही लान वांगजी से शादी नहीं करनी थी, लेकिन राज दरबार के उस मतलब आप लोगों के इस निर्णय की वजह से मुझे मानना पड़ा, जिसकी वजह से मैं चाहती तो थी कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। लेकिन इस वक्त अगर भाई की शादी हो रही है उनके मनपसंद इंसान के साथ, तो मैं चाहती हूं कि मैं अपनी बात भी रखूं। एटलीस्ट इन फ्यूचर मुझे इस बात का रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि मैंने कोई भी कोशिश नहीं की। तो इस बात पर क्लैन लीडर जिन मतलब अपना सर पकड़ने ही वाले थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपने बेटे की सुनी है तो बेटी की सुनने में क्या हर्ज है। तो वो बोलते हैं, ठीक है अब तुम भी बता दो कि तुम्हें किससे शादी करनी है। तो म्यान म्यान बोलती इससे पहले ही वैन किंग बेचारी, जो कि साइड में बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी थी अभी कि अब म्यान म्यान क्या करने वाली है। वो कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले ही म्यान म्यान बोल चुकी थी कि मुझे वैन किंग से शादी करनी है। म्यान म्यान के मुंह से निकले हुए ये शब्द वहाँ पे बैठे हुए लोगों को बहुत
बहुत बड़ा झटका दे चुकी थी। ये हो क्या रहा है, यहाँ पे शादी किसकी होने वाली थी और एक्चुअल में ये सभी लोग किस किस इंसान को पसंद करते हैं। अगर इन लोगों को शादी नहीं करनी थी तो ये इतना बड़ा ड्रामा किया क्यों। लेकिन क्या कर सकते हैं, बेचारे मजबूर वो भी होंगे तो मजबूर इस वक्त उनके पेरेंट्स भी हो चुके हैं, क्योंकि वो ज़बरदस्ती तो अपने बच्चों की शादी नहीं करा सकते। और वो भी जब उनके बच्चों ने सबके सामने ये कन्फेस किया है कि वो किसी और से प्यार करते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो समाज में उनकी क्या ही रिस्पेक्ट रह जाएगी, क्या ही इज्जत रह जाएगी। वैन रोहान और क्लैन लीडर जिन एक दूसरे को देख रहे थे। उन लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा था कि चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात, वैन किंग को पसंद करना। हर कोई जानता था कि वैन किंग एक स्ट्रॉन्ग अल्फा तो है, लेकिन उसका नेचर इतना ज़्यादा कोल्ड है जिसकी वजह से बहुत कम लोग उससे बात किया करते थे, बहुत कम लोग उसके आसपास रहा करते थे। और वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी कि कोई भी इंसान उसके साथ रहना तो पसंद नहीं करेगा। तो म्यान म्यान ने उसे क्यों चूज़ किया है। यहाँ तक कि लान वांगजी भी शायद उसके सामने कम कोल्ड होगा, जितनी कोल्ड वो है उतना शायद इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में कोई और हो सकता है। तो म्यान म्यान का कनेक्शन उसके साथ कैसे जुड़ गया, ये सोचते सोचते ही वैन रोहान और क्लैन लीडर जिन एक दूसरे को देख रहे थे। और एक दूसरे को देखना जब बंद हो चुका था उसके बाद वो लोग वैन किंग को देखने लगे थे। वैन किंग म्यान म्यान के सडन कन्फेशन की वजह से अपने आप को मतलब थोड़ी सी उसे शर्म टाइप की आने लगी थी। वो नीचे की तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि कुछ लोगों की नज़रें उसके ऊपर टिकी हुई हैं तो वो ऊपर अपनी नज़रों को उठाते हुए उन सभी लोगों को देखने लगी थी। उनमें से एक उसी के अंकल यानी कि वैन रोहान भी थे, जिसे उसे लग रहा था कि अब उन्हें उसका आंसर दे ही देना चाहिए। जो म्यान म्यान ने अभी अभी बोला है उसका आंसर उसे दे ही देना चाहिए। लेकिन वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही वैन रोहान उससे पूछ चुका था कि क्या ये सच है, क्या सच में तुम और म्यान म्यान एक दूसरे को पसंद करते हो। इस बात से अब वैन किंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या आंसर करे। अभी जैसे ही उसने डिसाइड किया था कि वो सबके सामने म्यान म्यान का इस कन्फेशन में अपने भी हामी भर दे, वैन रोहान के इस क्वेश्चन की वजह से कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस लेवल पे मतलब एक थोड़ा सा बहुत मतलब कमी आ चुकी थी। वो बोलना तो चाह रही थी कि हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके मुंह से इस वक्त जुबान बाहर आने को ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा अपने आप को हिम्मत देने के बाद, अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद वैन किंग अपनी सीट से उठती है और तब जाके वो म्यान म्यान के बगल में जाती है। डायरेक्टली उसके बगल में जाके उसके हाथ को पकड़ते हुए वो सबसे बोलती है कि हाँ, जो बात भी म्यान म्यान ने बोली वो एकदम सच है। जैसे ही ये कन्फेशन वैन किंग के मुंह से निकलना था, वहाँ पे सभी लोग एकदम हक्के बक्के रह चुके थे, क्योंकि वैन किंग और प्यार, मुझे मतलब एक पल के लिए शायद सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते थे कि लान वांग जी किसी से प्यार कर सकता है, वो किसी से फ्लर्ट कर सकता है, वो किसी को के साथ रोमांटिक बातें कर सकता है। लेकिन वैन किंग, उसका नेचर सच में इतना ज़्यादा कोल्ड था। वो आज तक कभी किसी से हाँ ना इसके अलावा कोई आंसर क्वेश्चन उसने कभी किए ही नहीं थे। कभी भी उसको बात करनी होती थी तो भी उसको मतलब बहुत सोच समझ के जैसे वर्ड अपने मुंह से निकाला करती थी। जैसे कि अगर वो वर्ड ज़्यादा अपने मुंह से निकाल देगी ना तो वो उन्हें वेस्ट कर रही है, ऐसा फील होता था। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे भी सीन कुछ अलग ही चल रहा था। सभी लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वो आज लैन क्लैन की शादी में नहीं, लैन क्लैन में शादी अटेंड करने नहीं, बल्कि अपने आप को एक के बाद एक शॉक्ड देने के लिए आए थे। क्योंकि यहाँ पे हो ही कुछ ऐसा रहा था, कभी दूल्हे गायब, कभी दुल्हन शादी के लिए मना कर दे, कभी कोई और आके शादी करना चाहे, कभी कुछ पता नहीं। अभी तक तो ये भी श्योर नहीं था कि दूल्हे भागे हैं या उन्हें किडनैप किया गया है। भले ही वो बात अलग है कि जिंजीशन ने सबको ये बोल दिया है कि उसने विंग और जेनचेंग के साथ मिलके लान वांगजी और लैन सिचेन का किडनैप प्लान किया था। लेकिन मैडम व्यू ने भी ये सबके सामने रख दिया था कि उसने ही सब मतलब लैन वांगजी और लैन सिचेन को भागने का आइडिया दिया था। अभी तक ये बात किसी को भी क्लियर नहीं थी। हर कोई इसी बात में अपने आप में मतलब एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो दोनों भागे होंगे या किडनैप हुए होंगे। उसमें ऊपर से ये चीज़ और आधमकना कि वैन किंग भी किसी को पसंद करती है। वैन रोहान तो बेचारा अपने मुंह से अब शब्द ही नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वैन किंग भी मतलब
ऐसी हो सकती है। उसको खुद पे, वो तो खुद बहुत बड़ा फ्लर्टर था। उसका छोटा बेटा वेन चाओ भी फ्लर्टर था। बड़ा बेटा थोड़ा सा शर्मीला था, लेकिन फिर भी उसको ये तो उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो किसी न किसी इंसान को अपनी लाइफ में लेके ही आएगा। वेन जूलियो वैसे सीरियस रहता था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि वो भी मतलब जो चीज़ें उसकी लाइफ में नीड्स हैं ना, उनको ज़रूर कंप्लीट करेगा। कभी ना कभी वो भी किसी न किसी इंसान को अपने लिए चूज़ कर ही लेगा। लेकिन वैन किंग के लिए कभी ना कभी वैन रोहान टेंस्ड रहता था कि कहीं उसको ही किसी को ढूंढ के ना लाना पड़े उसके लिए। लेकिन यहाँ पे तो उसके तीनों बच्चों में से सबसे पहले, सॉरी चारों में से सबसे पहले जिसको उसका लाइफ पार्टनर मिलने वाला है वो तो वैन किंग ही है। उसने तो बहुत बड़ा झटका वहाँ पे वैन रोहान को दे दिया था। साथ ही साथ उसके छोटे भाई यानी कि वैन निंग को भी बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसकी बहन ने अगर आज तक किसी से प्यार से बात की थी तो वो सिर्फ वही था। उसके अलावा किसी से कभी उसने प्यार से बात नहीं की थी। उसको तो लग रहा था कि शायद म्यान म्यान इस बात पे झूठ बोल रही है कि कहीं हो सकता है वो मैं वैन किंग को पसंद करती हो, मे बी। लेकिन वैन किंग उसको पसंद करती होगी ऐसा उसने भी नहीं सोचा था, क्योंकि उसकी बहन ने कभी भी अपने भाई से तक ये शेयर नहीं किया था। हालांकि उसका भाई अभी छोटा था, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 17-18 साल का ही था। इस बात को लेके शायद वैन किंग उसको उससे थोड़ा दूर रखना चाहती होगी इन सारे मैटर्स से, इसलिए उससे नहीं बताया होगा। लेकिन फिर भी उसके भाई को भी कभी इस बारे में कुछ पता नहीं चला, जिस वजह से वहाँ का माहौल स्पेशली वैन फैमिली का बहुत ज़्यादा शॉक्ड वाला था। सरप्राइज तो सभी थे, लेकिन वो लोग शॉक्ड में थे। लेकिन कब तक शॉक्ड में रहते यार। उन लोगों ने अभी अभी कन्फेशन किया है और उसके ऊपर अब डिसीज़न भी लेना है, तो वहाँ पे चुप्पी तो नहीं साध सकते थे। यहाँ पे ये मैटर जो है वैन फैमिली और जिन फैमिली का है, तो महाराज को लगता था कि इस बात में वो अगर बोलेंगे तो शायद कुछ अजीब ही हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात में वैन फैमिली और जीन फैमिली दोनों को ही डिसीजन लेने के लिए इस बात पे मतलब उनके ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने यहाँ पे कुछ भी बोलना सही नहीं समझा इस बात पे। वैन रोहान और क्लैन लीडर जीन अभी भी एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। वैन रोहान फिर से अपनी भतीजी से पूछता है क्या सच में वो म्यान म्यान को पसंद करती है, तो वो भी बहुत हिम्मत के साथ अब बोल ही देती है कि हाँ वो उसको पसंद करती है। और एक्चुअल में वो यहाँ पे आज पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। अगर वहाँ पे म्यान म्यान और लान वांगजी की शादी हो रही होती तो शायद आज लान वांगजी को उससे टकराना भी पड़ जाता, क्योंकि वो किसी भी हालत में म्यान म्यान की उसकी शादी तो होने ही नहीं देती। लेकिन यहाँ पे पहले ही दूल्हे भाग चुके हैं, तो इस बात पे वो थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी। लेकिन म्यान म्यान ने अपना लव जब सबके सामने कन्फेस कर ही दिया है, तो मुझे लगता है कि मुझे उसका साथ देना चाहिए। ये रिश्ता हम दोनों का है, किसी एक के पहल करने से शायद उस पर ज़्यादा बर्डन बनेगा। अगर इस टाइम में उसका साथ नहीं देती हूँ तो शायद इन फ्यूचर उसका भरोसा भी मुझ पर से उठ सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी डिसीज़न लें वो हम दोनों के हित में लें, और हम दोनों चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो किसी और के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ म्यान म्यान के अलावा और किसी और कोई मिजन तक नहीं किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग डिसीज़न भी हमारे ही हित में लें। तभी वैन रोहान बोलता है मुझे तुम्हारे और म्यान म्यान के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लैन लीडर जिन इस सब की परमिशन देते हैं तो हम ज़रूर तुम दोनों की शादी करवाएंगे, लेकिन आगे का डिसीजन क्लैन लीडर जिन लेंगे। मुझे तुमसे बस यही बोलना है कि अगर तुमने किसी को अपने लिए चूज़ किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो ही नहीं सकती है कि एटलीस्ट तुमने अपने लाइफ में किसी को लेके आने का फैसला किया है, किसी को तुमने खुद चुना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता होती थी तुम्हारी कि तुम मतलब कभी किसी को अपनी लाइफ में ले भी आ पाओगी या नहीं, या फिर मुझे ही तुम्हारे लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने तो मेरी टेंशन ही ख़त्म कर दी। एटलीस्ट मैं अपने भाई और अपने भाभी को कम से कम मरने के बाद ये तो बोल पाऊँगा कि उनकी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बहुत अच्छे से निभाई। मेरे एंड से इस रिश्ते में कोई भी ना कहने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन क्लैन लीडर जीन अब इसके ऊपर जो भी डिसीजन लेंगे मुझे लगता है उसे तुम दोनों को मानना ही होगा। तो इस बात पे अब सारा का सारा फैसला क्लैन लीडर जीन पे आ चुका था। क्लैन लीडर जीन भी इतने स्ट्रिक्ट तो नहीं थे। उन्होंने भी म्यान म्यान से लास्ट बार पूछा क्या सच में उसका ये डिसीजन लास्ट है कि वो वैन किंग से ही शादी करना चाहती है। तो इस बात पे म्यान म्यान भी डायरेक्टली बोल देती है कि अगर वैन किंग नहीं तो कोई और भी नहीं। क्लैन लीडर जिन भी म्यान म्यान की बात को सुनने के बाद बोलते हैं ठीक है, मेरी तरफ से भी
इस रिश्ते पे कोई मनाही नहीं होगी। हम बहुत जल्दी ही तुम दोनों की शादी भी फिक्स कर देंगे और बहुत जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा भी देंगे। क्लैन लीडर जिनके मुंह से उसका सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि तभी म्यान म्यान बोल पड़ी, क्या मतलब है आपका बहुत जल्दी ही? आज ही हम लोगों की शादी क्यों नहीं हो सकती है? हम लोग पहले से ही रेडी हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही ब्रदर की शादी आज ही हो रही है, मेरी शादी भी आज ही हो जानी चाहिए। थोड़ा सा मतलब बचपना दिखाते हुए म्यान म्यान ने ये सब कुछ बोला था। तो तभी क्लैन लीडर जिन बोलते हैं, मेरे तो बच्चे पागल हो चुके हैं आज। इन्होंने घर से आते हुए क्या खाया था? और अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने इन्हें क्या खिलाया था? क्लैन लीडर जिन की वाइफ यानी कि मैडम जिन बोलती हैं, मैंने यहाँ खुद कुछ नहीं खाया है, मैं इन्हें क्या खिलाऊंगी? तो इस बात पे क्लैन लीडर जिन बोलते हैं, अगर इन्होंने कुछ उल्टे सीधा खाया नहीं है तो ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? एक मेरा बेटा है जिसे अभी की अभी शादी करनी है और उसके ऊपर से मेरी बेटी है जिसको भी अभी से अभी शादी करनी है। वो इस वक्त जिन जिशवान और मैंग्याओ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें भी शादी नहीं करनी है? तो मैंग्याओ बोलता है, करनी तो मुझे भी थी लेकिन दूल्हा यहाँ पे नहीं है। महंगियाओं ने अपनी बात बोली तो थी, लेकिन इसने मतलब लो वॉइस में बोली थी कि शायद ही किसी कोई सुन पाया होगा, लेकिन उसने अपने लिप्स को मूव किया था। ऐसा क्लैन लीडर जिन ने देख लिया था। तो वो बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? तो महंगिया आंसर करते हुए बोलता है, कुछ नहीं पिताजी, मुझे लगता है कि अगर म्यान म्यान अभी शादी करना चाहती है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी वो रेडी भी हैं और जब दोनों के दोनों यहाँ पे हैं तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमारी फैमिली पूरी यहाँ पे है, बहन फैमिली पूरी यहाँ पे है। अगर उन दोनों की शादी हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि अगर भाई की शादी जिन जिशन की शादी यहाँ पे हो रही है तो म्यान म्यान की भी यहाँ पे हो ही जानी चाहिए। इस बात पे क्लैन लीडर जिनको भी लगता है कि ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। वैसे भी अपनी बेटी मतलब सब कुछ हो जाने के बाद, ये सब कुछ देख लेने के बाद इस रिश्ते को टालना या थोड़ा दिनों की बात करना या आज ही कर देना क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो भी शादी के लिए एग्री कर जाते हैं और फाइनली इस वक्त अब म्यान म्यान और वैन किंग की भी शादी यहाँ पे होने ही वाली है। दूसरी तरफ जैन चैंग और विंग, उन दोनों को ही लैन सिचेन और वांग जी ने खोल दिया था। वो पूरी तरीके से आज़ाद थे और उनके सामने उनके कपड़े भी फेंक दिए गए थे कि चुपचाप इन्हें पहन लो, क्योंकि वो लोग अभी तक इनर रोप्स में ही थे। तो तभी विंग बोलता है, एक मिनट, हम लोग तुम्हें किडनैप करने वाले थे, तुम लोगों ने हमें कैसे किडनैप कर लिया? तो तभी अब लान वांग जी और लैन सिचेन दोनों ही बैठ के उन्हें वहाँ पे बताने लगते हैं कि कैसे उन लोगों ने उनको यहाँ पे लेके आए और कैसे उन लोगों ने जो इंसान उन्हें किडनैप करने वाले थे उन्हीं को किडनैप कर लिया था। अब लैन वांग जी और लैन सिचेन ने विंग और जैन चैंग का किडनैप कैसा किया, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने भी मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश किया था कल के मेरे वीडियोज़ में। और आई एम सॉरी कि वीडियो थोड़ा छोटी बनी है, क्योंकि कल नाइट में बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस थे, रिप्लाई करना था, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। इसलिए मुझे आज सुबह सुबह उठ के ही ये सब कुछ करना पड़ा। और सुबह सुबह यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से मैं आराम से बैठ भी नहीं पा रही हूँ एक जगह पे, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। इसलिए इस पार्ट को मैं छोटा ही बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं है तो थैंक यू। तो चलिए ख़त्म करते हैं, बाय बाय।